नमस्कार। बायजूस एग्जाम प्रेप आईएएस हिंदी में आपका स्वागत है। प्रस्तुत है दैनिक समाचार विश्लेषण। सत्र को प्रारंभ करने से पूर्व एक महत्वपूर्ण उद्घोषणा। बायजूस एग्जाम प्रेप आईएएस के द्वारा दैनिक करंट अफेयर्स की पहल के रूप में द बिग न्यूज को एक बार फिर से प्रारंभ किया गया है। इस बार इसे इंग्लिश में यानी हिंदी और अंग्रेजी के मिश्रित रूप में प्रारंभ किया गया है, जो प्रतिदिन 2 बजे प्रकाशित होगा। इसे देखने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक पर क्लिक करके भी आप इसे देख सकते हैं। दैनिक आधार पर बिग न्यूज को देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करें और अधिक से अधिक इसे शेयर भी करें। बायजूस एग्जाम प्रेप आईएएस के द्वारा साप्ताहिक समसामयिकी की महत्वपूर्ण पहल के रूप में जिस साप्ताहिक अंतर्राष्ट्रीय सत्र के सत्र को प्रारंभ किया गया है, उसके नवीन सत्र को आप आज यानी रात 8 बजे देख सकते हैं। इस सत्र को देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करें और अधिक से अधिक इसे शेयर भी करें। अब हम आज के सत्र के विषयों को देख लेते हैं। आज के सत्र में हम चर्चा करेंगे 1962 के बारे में बात करने की सख्त जरूरत, गाम्बिया में बच्चों की मौत और कफ सिरप, अपराध को हराने के वैश्विक प्रयास और इंटरपोल, केरल के राज्यपाल की टिप्पणी का संदर्भ तथा अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन की सोलर फैसिलिटी पर। सत्र के अंत में हम मुख्य परीक्षा अभ्यास प्रश्न की चर्चा करेंगे और उससे संबंधित उत्तर संरचना भी हम आपको देंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला आलेख आपके समक्ष है। इसे पेज नंबर 8 से लिया गया है और इसका संबंध जीएस पेपर 2 में आईआर और जीएस पेपर 3 में आंतरिक सुरक्षा से आप जोड़ सकते हैं। मुख्य रूप से हम इसमें बात करने जा रहे हैं 1962 के बारे में बात करने की सख्त जरूरत पर। मूल रूप से इस आर्टिकल में लेखक के द्वारा 1962 के युद्ध में भारत की असफलता और उससे सीख लेने की आवश्यकता पर बल दिया गया है। आर्टिकल को शुरू करने से पहले सबसे पहले एक कोटेशन को देखते हैं। कोटेशन ये कह रही है कि असफलता एक महान शिक्षक है। वास्तव में यह एक ऐसा कोटेशन है जिससे हम बहुत कुछ सीख सकते हैं। यह कहा जाता है कि सफलता से ज्यादा व्यक्ति असफलताओं से सीखता है, क्योंकि असफलताओं के बाद वह चिंतन मनन करने के बाद अपने आप को समझता है। अपनी असफलता पर ईमानदार बिना किसी रोक टोक के बातचीत में शामिल होता है और असफलता के बाद ही हम इस बात को भी जानने का प्रयास करते हैं कि वास्तव में हमसे क्या गलत हो गया। हम अपनी विभिन्न प्रकार की गलतियों से सीखते हैं और अंत में मजबूत होकर बाहर आते हैं। यही कारण है कि इस रूप में ही असफलता को एक महान शिक्षक के रूप में परिभाषित किया गया है। हालांकि आपको यह भी ध्यान रखना है कि ज्यादातर यह देखा जाता है कि किसी व्यक्ति या व्यक्तियों के समूहों के द्वारा ऐसी घटनाओं का ही जश्न मनाया जाता है जो हमें खुशी प्रदान करते हैं। हम अपनी उपलब्धियों का जश्न मनाते हैं, उन्हें आसानी से याद करते हैं और सार्वजनिक रूप से उनके उत्सव को भी मनाया जाता है। चूंकि एक राष्ट्र व्यक्तियों के समूह से ही बनता है, इसलिए भारत जैसे राष्ट्रों में भी यह प्रवृत्ति देखी जाती है जिसमें भारत जैसे राष्ट्र अपनी उपलब्धियों का जश्न मनाते हैं। हालांकि हमें यह भी ध्यान रखना होगा कि हमें अपनी उपलब्धियों का जश्न मनाने के साथ ही अपनी असफलताओं पर भी चिंतन मनन करने की आवश्यकता है, और ये एक ऐसी बात है जो व्यक्तियों के साथ राष्ट्र पर भी लागू होती है। राष्ट्रीय उपलब्धियों के जश्न के रूप में हम 1965 के भारत पाकिस्तान युद्ध में भारत की विजय का जश्न मनाते हैं। हमने हाल ही में 1971 के युद्ध की स्वर्ण जयंती का जश्न मनाया, जिसमें बांग्लादेश के उदय में भारत के द्वारा भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई गई। 1971 का युद्ध एक ऐसा अवसर था जिसकी अखिल भारतीय स्तर पर चर्चा की गई, टेलीविजन पर वाद विवाद किए गए और विभिन्न प्रकार की प्रदर्शनी आदि को भी किया गया। लेकिन हमें यह भी ध्यान रखना होगा कि हमारे इतिहास में एक ऐसा अंधकारमय क्षण भी आया है जो 1962 के चीन युद्ध के रूप में देखा जा सकता है। 20 अक्टूबर यानी कल उस युद्ध को शुरू हुए 60 साल पूरे होने जा रहे हैं और हमें इस बात को ध्यान रखना होगा कि छोटी अवधि के इस युद्ध में भी हमारे अनेक बहादुर सैनिक हताहत हुए और देश के लिए बलिदान हुए। जैसे कि इसके संदर्भ में रिपोर्ट से बताती हैं कि इस युद्ध में लगभग 1383 सैनिक शहीद हुए, लगभग
1047 सैनिक घायल हुए, 1696 लापता हुए और 400 से अधिक को चीन के द्वारा युद्ध बंदी बनाया गया। आइए एक पल के लिए हम उन वीर सपूतों को श्रद्धांजलि अर्पित करें, लेकिन उसके बाद हमें इस बात पर भी चर्चा करने की आवश्यकता है कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि इतने वीर भारतीय सैनिक अपना बलिदान करने को विवश हुए। हमें यह भी ध्यान रखना होगा कि भारत के द्वारा 20 अक्टूबर से लेकर 20 नवंबर 1962 यानी इन 30 दिनों में चीन के साथ जो एक असफल युद्ध लड़ा गया, क्या उसमें कुछ ऐसी बातें थीं, क्या उसमें कुछ ऐसी सीखें थीं जो हमें आगे चलकर लाभ दे सकती हैं। इस संदर्भ में मुख्य रूप से हमें 5 मुद्दों पर ध्यान देने की आवश्यकता है। सबसे पहली बात जो हमें ध्यान रखनी होगी वह है 1960 का दशक था, जो विश्व पटल पर एक ऐसा दशक था जिसमें भारत की छवि एक शांतिवादी राष्ट्र के रूप में उभर रही थी। भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू एशिया और अफ्रीका के 9 स्वतंत्र देशों की दृष्टि में एक चैंपियन के रूप में दिखाई दे रहे थे और उन्हें भी विऔपनिवेशीकरण के एक अग्रदूत के रूप में माना जा रहा था। हालांकि यह नैतिक श्रेष्ठता भी चीनी नेतृत्व के समक्ष नहीं टिक सकी और इसमें हमें असफलता का सामना करना पड़ा। यह इस बात को दर्शाता है कि आशावाद और नैतिकता एक सीमा तक ही लाभ दे सकते हैं, किंतु जब कठोरता की बात आती है तो इसके संदर्भ में हमें नैतिक श्रेष्ठता के साथ बेहतर तैयारी को किए जाने की आवश्यकता है। केवल और केवल सॉफ्ट पावर के बल पर हम चीन जैसी कठोर शक्ति की वास्तविकता का सामना नहीं कर सकते। इसके लिए हमें अपने आप को भी कठोर बनाना होगा और उसी के हिसाब से वर्तमान में भी तैयारी किए जाने की आवश्यकता है। 1962 से दूसरा सबक जो हम ये सीख सकते हैं वे ये कि हमने भारतीय वायुसेना की ताकत को कम करके आंका और उसके आक्रामक बेड़े का इस्तेमाल नहीं किया। सभी प्रकार के शोध ये दर्शाते हैं कि यदि हम लड़ाकू विमानों का उपयोग समय रहते करते तो यह एक गेम चेंजर साबित हो सकता था, विशेष रूप से उस स्थिति में जब चीनी वायुसेना गंभीर रूप से विकलांग दिखाई दे रही थी और उसको हवाई क्षेत्र में विशेष रूप से उच्च पहाड़ी क्षेत्रों में हम विमानों को संचालित करने के माध्यम से एक बढ़त ले सकते थे। यानी हमें आज भारतीय वायुसेना आदि की ताकत को बढ़ाने की आवश्यकता है। तीसरी जो बात इसमें महत्वपूर्ण है वह यह है कि 1962 के युद्ध में राजनेता, नौकरशाह और सैन्य शीर्ष अधिकारियों के द्वारा विशेष रूप से तकनीकी सैन्य मामलों में अत्यधिक हस्तक्षेप किया गया और जब सेना के द्वारा इसका पर्याप्त रूप से प्रतिकार नहीं किया गया तो इसका नतीजा ये हुआ कि हमें सैन्य मामलों में असफलता का सामना करना पड़ा। इसके संदर्भ में हमें ये बात ध्यान रखनी होगी कि किस प्रकार से इसके चलते हमें भारतीय जवानों के बलिदानों को लगातार याद रखने की आवश्यकता है। इस युद्ध में मेजर शैतान सिंह और ऐसे कई अन्य सैनिकों आदि के द्वारा अपनी जान को बाजी पर लगाकर कार्य किया गया। हमें इस बात को भी ध्यान रखना होगा कि किस प्रकार से वायुसेना के परिवहन और हेलीकॉप्टर के एयर क्रू के द्वारा विविध प्रकार के कार्यों को किया गया। उन्होंने 24 घंटे सैनिकों, उपकरणों को विभिन्न प्रकार के ग्राउंड स्टेशनों, हेलीपैड तक पहुंचाने में कार्य किया और युद्ध स्थलों से हताहतों को भी वापस लाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इसके अलावा हमें यह भी ध्यान रखना होगा कि किस प्रकार से फ्रंट लाइन के युद्ध यानी आमने सामने के युद्ध में हमारे सैनिक वीरता से लड़े और हमें उनकी शहादत को लगातार याद रखने की आवश्यकता है। इस प्रकार से आपको ये ध्यान रखना है कि वास्तव में हमें 1962 के युद्ध में मिली असफलता से सीखकर आगे बढ़ने की जरूरत है। इस असफलता को हमें आगे के ज्ञान में बदलना होगा ताकि आगे आने वाले युवा इससे सीखकर आगे बढ़ सकें। न केवल सैनिकों को, आम जनता को, अपितु राजनेताओं को भी इस सीख में शामिल होना चाहिए, क्योंकि उन्हीं के द्वारा आगे आने वाले समय में राजनीतिक नेतृत्व प्रदान किया जाने वाला है। सरकारों को भी विशेष रूप से इसमें कार्य करना चाहिए, जैसे कि सरकार सबसे पहले क्लासिफाइड डॉक्यूमेंट्स यानी वर्गीकृत दस्तावेजों को ओपन कर सकती है, जिसमें हेंडरसन ब्रुक्स भगत रिपोर्ट को सार्वजनिक करना शामिल हो सकता है। इस रिपोर्ट का अध्ययन तीनों सेनाओं के युद्ध महाविद्यालयों में कराया जाना चाहिए ताकि 1962 की भयावह अवधि में क्या हुआ उस पर गौर किया जा सके।
मीडिया को भी इस पर बहस करनी चाहिए। यह कम से कम उन बहादुर भारतीयों का सम्मान करने के समान होगा जिन्होंने युद्ध के दौरान अपनी शहादत को किया। हमें समझना होगा कि 1962 का युद्ध हमारे इतिहास की एक ऐसी सच्चाई है जिसे हम छिपा नहीं सकते, और इसमें सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण योगदान यही होगा कि हम इस पर बात करना शुरू करें। अब हम बात कर लेते हैं पेज नंबर 10 में दिए गए एक अन्य आलेख की, जिसका संबंध जीएस पेपर 2 में गवर्नेंस और स्वास्थ्य क्षेत्र से जोड़कर देखा जा सकता है। इसमें हम बात करेंगे गाम्बिया में बच्चों की मौत और कफ सिरप पर। इस आर्टिकल के संदर्भ में हम 3 मुख्य विषयों को देखेंगे। सबसे पहले तो हम ये जानेंगे गाम्बिया देश कहाँ है और उसकी कौन सी महत्वपूर्ण विशेषताएं हैं। हम देखेंगे कि कफ सिरप विवाद किस प्रकार का है और विशेष रूप से भारत में इसके संदर्भ में किस प्रकार का दवा विनियमन है। सबसे पहले तो आप अफ्रीका के इस मानचित्र में हरे रंग से गाम्बिया देश की भौगोलिक अवस्थिति को देख सकते हैं। मुख्य रूप से यह अफ्रीका महाद्वीप के पश्चिमी छोर पर यानी पश्चिम अफ्रीका का एक छोटा देश है। आप इस मानचित्र में भी गाम्बिया देश और उसके निकटवर्ती देशों को देख सकते हैं। गाम्बिया, जिसे आधिकारिक तौर पर गाम्बिया गणराज्य कहा जाता है, पश्चिम अफ्रीका का एक देश है। यह मुख्य भूमि अफ्रीका के भीतर सबसे छोटा देश है और अटलांटिक महासागर पर इसके पश्चिमी तट को यदि छोड़ दिया जाए तो ये चारों तरफ से सेनेगल से घिरा हुआ है। गाम्बिया नदी के दोनों किनारों पर स्थित है, जिससे इस देश को गाम्बिया नाम मिलता है। गाम्बिया नदी इस देश के केंद्र से होकर बहती है और अटलांटिक महासागर में अपने जल को छोड़ती है। हालिया जनगणना के अनुसार इसका क्षेत्रफल 10,600 वर्ग किलोमीटर से अधिक है और जनसंख्या लगभग 18 लाख है। इसकी राजधानी बंजुल है और सेरेकुंडा और बिक्रामा इसके अन्य 2 बड़े नगर हैं। आप इस मानचित्र में गाम्बिया की अवस्थिति को और बेहतर ढंग से देख सकते हैं। आप इसके समीपवर्ती देशों के रूप में सेनेगल को देख सकते हैं। इसके अलावा आप गिनी बसाऊ को देख सकते हैं, गिनी को देख सकते हैं। साथ ही साथ आप विविध प्रकार के राष्ट्रीय पार्कों आदि की अवस्थिति को भी देख सकते हैं। आप इसमें यह भी देख सकते हैं कि किस प्रकार से गाम्बिया नदी इस देश के मध्य से होकर बह रही है। अब यदि हम इस बात को समझने का प्रयास करें कि गाम्बिया में कफ सिरप से संबंधित विवाद किस प्रकार से देखा गया, तो उसमें आपको अक्टूबर, सितंबर आदि की घटनाओं को ध्यान में रखना होगा। हाल ही में 8 अक्टूबर को गाम्बिया के स्वास्थ्य मंत्री के द्वारा ये कहा गया कि एक भारतीय दवा निर्माता कंपनी के द्वारा बनाए गए दूषित कफ सिरप से होने वाली आशंकित मौतों की संख्या बढ़कर 69 हो गई है। वास्तव में इससे जुड़ी खबरें सितंबर से ही आ रही थीं। सितंबर की शुरुआत से ही गाम्बिया के स्वास्थ्य मंत्री इस बात की जांच कर रहे थे कि क्या गुर्दे की गंभीर चोटों से जो दर्जनों बच्चों की मौतें हुई हैं, उनके द्वारा सेवन किए गए पैरासीटामोल सिरप से उसका किसी प्रकार का कोई संबंध है अथवा नहीं। आगे चलकर यह देखा गया कि वास्तव में बच्चों को बुखार, खांसी, सर्दी, दर्द आदि से बचाने के लिए जो भारत निर्मित पैरासीटामोल सिरप उन्हें दी जा रही थी, उससे बच्चों में गुर्दे की गंभीर चोटें देखी गईं, जिससे अंततः उनकी दुखद मृत्यु हुई। कुछ मामलों में तो यह मृत्यु दर 90% तक थी। जब इस प्रकार की मौतों की खबरें बढ़ने लगीं तो सितंबर से ही गाम्बिया ने इन घटनाओं के बारे में WHO यानी विश्व स्वास्थ्य संगठन के साथ मिलकर समन्वय किया और अक्टूबर के प्रारंभिक हफ्ते में WHO के द्वारा इस संदर्भ में एक मेडिकल अलर्ट जारी किया गया। इस मेडिकल अलर्ट में यह कहा गया कि जो कफ सिरप इस्तेमाल किए जा रहे हैं वह असुरक्षित हैं और इनका उपयोग विशेष रूप से बच्चों में मृत्यु का कारण हो सकता है। विशेष रूप से WHO के द्वारा इस बात को हाईलाइट किया गया कि ये उत्पाद असुरक्षित होने के साथ ही 2 संदूषकों की उपस्थिति से भी युक्त हैं, जिनके नाम हैं डायथिलीन ग्लाइकॉल और एथिलीन ग्लाइकॉल। विशेषज्ञों के अनुसार ये दोनों ही संदूषक मुख्य रूप से किसी कफ सिरप में पैरासीटामोल को घोलने के लिए एक विलायक के रूप में इस्तेमाल किए जाते हैं, किंतु स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से इन्हें सही नहीं माना जाता है। इनका इस्तेमाल करने पर पाबंदी है, किंतु कंपनियां कई बार अपना खर्चा बचाने के लिए गैर कानूनी तरीके से इनका इस्तेमाल करती हैं, जिससे समस्या बढ़ जाती है।
WHO के द्वारा जब इस बात की सूचना को सार्वजनिक किया गया तब भारत को भी इस बारे में सूचित किया गया। भारत में इसके संदर्भ में औषधि महानियंत्रक कार्य करते हैं और वे इस मुद्दे पर गाम्बिया को तकनीकी सहायता सलाह प्रदान कर रहे हैं। इस पूरे मामले में भारत के केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन ने भी तथ्य और विवरणों का पता लगाने के लिए जांच को प्रारंभ किया है। प्रारंभिक जांच से यह पता चला है कि जो कप सिरप गाम्बिया में संदूषित पाए गए हैं वे भारत में इस्तेमाल नहीं किए जा रहे हैं और कंपनी को केवल इन कप सिरपों का निर्यात करने की ही अनुमति प्रदान की गई है। जांच से यह भी पता चला है कि अब तक ये कप सिरप केवल गाम्बिया को ही निर्यात किए गए हैं। भारत का इस पूरे मामले में यह भी कहना है कि एक प्रथा के रूप में आयात करने वाला देश यानी गाम्बिया किसी भी उत्पाद का उपयोग करने को मंजूरी देने से पहले उसकी गुणवत्ता का परीक्षण जरूर करता है। लेकिन चूंकि गाम्बिया इतना विकसित देश नहीं है अतः वहां पर इस प्रकार की परीक्षण सुविधाएं उपलब्ध नहीं है। इसी का फायदा अनेक बार कंपनियां उठाती हैं जिसका निवारण किए जाने की आवश्यकता है। अब यदि हम इसी के संबंध में भारत में दवा से संबंधित विनियमन किस प्रकार के हैं तो उसको हम समझ लेते हैं। इसके संदर्भ में हमें औषधि और प्रसाधन सामग्री अधिनियम 1940 और इसके 1945 के नियम, साथ ही केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन CDSCO और भारत के औषधि महानियंत्रक के बारे में जानने की आवश्यकता है। जब हम बात करते हैं औषधि और प्रसाधन सामग्री अधिनियम 1940 और इसके 1945 के नियमों की, तो आपको ये ध्यान रखना है कि ये दवा सौंदर्य प्रसाधनों के विनियमन के लिए केंद्र और राज्य के नियामकों को विभिन्न जिम्मेदारियों को सौंपता है। मुख्य रूप से विभिन्न दवाओं के निर्माण के लिए लाइसेंस जारी करने के लिए यह नियामक दिशा निर्देश देता है। यदि हम केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन, जिसे अंग्रेजी में सेंट्रल ड्रग्स स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन CDSCO के बारे में जानने का प्रयास करें तो आपको ये ध्यान रखना है कि भारत में दवा, सौंदर्य प्रसाधन आदि की प्रभावकारिता, गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए मानक और उपायों को निर्धारित किए जाने के संदर्भ में यह संगठन महत्वपूर्ण है। इसके अलावा नई दवाओं आदि के मार्केट ऑथराइजेशन यानी बाजार प्राधिकरण को नियंत्रित किए जाने के संदर्भ में भी इसकी भूमिका है। इसके अलावा आप ये ध्यान रखेंगे कि दवाओं के आयात और निर्यात को नियंत्रण करने में यह संगठन सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण भूमिका को निभाता है। यानी भारत में यह संगठन दवाओं के निर्यात को नियंत्रित करता है और CDSCO से प्रमाणीकरण वाला कोई भी निर्माता भारत के 12 दवाओं का निर्यात कर सकता है। यानी इसकी अनुमति के बिना आयात और निर्यात नहीं किया जा सकता है। अब यदि हम भारत के औषधि महानियंत्रक यानी ड्रग्स कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया के बारे में जानकारी हासिल करने का प्रयास करें तो आपको ये ध्यान रखना है कि भारत सरकार का जो CDSCO विभाग है उनके प्रमुख को ही भारत का औषधि महानियंत्रक कहा जाता है। इस प्रकार से भारत में विविध प्रकार के दवा उत्पाद, रक्त और रक्त उत्पाद, टीके आदि के लाइसेंस के अनुमोदन के लिए ये जिम्मेदार हैं और साथ ही भारत में दवाओं के निर्माण, बिक्री, आयात और वितरण आदि के लिए मानक निर्धारित किए जाने के संदर्भ में भी इनकी भूमिका काफी महत्वपूर्ण है। अब हम बात कर लेते हैं पेज नंबर 1 में दिए गए एक अन्य आलेख की, जिसका संबंध GS पेपर 2 में IR और GS पेपर 3 में आंतरिक सुरक्षा से है। इसमें हम बात करेंगे अपराध को हराने के वैश्विक प्रयास और इंटरपोल पर। हाल ही में प्रधानमंत्री ने आतंकवाद, भ्रष्टाचार, मादक पदार्थ तस्करी, अवैध शिकार और संगठित अपराधों के खतरों को हराने के लिए एक उन्नत प्रकार के वैश्विक सहयोग का आह्वान किया और कहा कि इस तरीके के अपराधों के अपराधियों के लिए कोई सुरक्षित ठिकाना नहीं हो सकता है। भारत का इसके संदर्भ में मानना है कि जब खतरे वैश्विक होते हैं तो प्रतिक्रिया भी स्थानीय नहीं हो सकती। अतः अब समय आ गया है कि दुनिया इन खतरों को हराने के लिए एक साथ आए। आपको ये ध्यान रखना है कि भारत इस साल इंटरपोल महासभा की बैठक की मेजबानी कर रहा है और प्रधानमंत्री जी के द्वारा इंटरपोल महासभा की बैठक के उद्घाटन भाषण के दौरान ही इन विचारों को अभिव्यक्त किया गया। इस पृष्ठभूमि में यदि हम इंटरपोल संस्था को समझने का प्रयास करें
तो आपको ये ध्यान रखना है कि इसे 1923 में स्थापित किया गया था, जो दुनिया भर में पुलिस बलों को सूचनाओं के संग्रह और प्रसार के माध्यम से आपराधिक जांच की सुविधा प्रदान करता है। इसका मुख्यालय फ्रांस के लियोन में है। यह विभिन्न क्षेत्रों में अपराधी तत्वों की गतिविधि पर नजर रखता है और पुलिस बलों को सुझाव देता है। इसका उद्देश्य आपराधिक मामलों के संदर्भ में पुलिस बलों के बीच पारस्परिक सहायता को बढ़ावा देना है। यदि हम इसकी संरचना के बारे में जानने का प्रयास करें तो आपको ये ध्यान रखना है कि इसका प्रमुख अध्यक्ष होता है, जो 4 साल के कार्यकाल के लिए चुना जाता है। इसके अलावा दैनिक गतिविधियों की देखरेख महासचिव के द्वारा की जाती है, जिसका कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। आप ये भी ध्यान रखेंगे कि इंटरपोल के साथ संपर्क देश के सर्वोच्च जांच निकाय के माध्यम से किया जाता है और भारत में सीबीआई इस भूमिका को निभाता है। अगर हम इसके संदर्भ में इंटरपोल के नोटिसों की बात करें तो इसमें सबसे ज्यादा चर्चित रहता है इंटरपोल का रेड नोटिस या रेड कॉर्नर नोटिस। जब हम बात करते हैं रेड नोटिस या रेड कॉर्नर नोटिस की, तो यह दुनिया भर के पुलिस बलों को उन भगोड़ों के बारे में सचेत करता है जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर वांछित हैं। इंटरपोल के अनुसार रेड नोटिस उन भगोड़ों के लिए जारी किए जाते हैं जिन पर कोई मुकदमा चलना होता है या फिर ये सजा के लिए वांछित होते हैं। इसलिए रेड नोटिस में ऐसी जानकारी होती है जो वांछित व्यक्तियों की पहचान करने में मदद करे, जैसे कि उनका नाम, जन्मतिथि, राष्ट्रीयता, विविध प्रकार के भौतिक गुण, बाल, आंखों का रंग, चित्र, बायोमेट्रिक डेटा आदि। साथ ही रेड नोटिस उन अपराधों का भी उल्लेख करता है जिसके लिए वे वांछित होते हैं। सामान्य रूप से एक सदस्य देश के अनुरोध पर इंटरपोल के द्वारा इसे प्रकाशित किया जाता है। आवश्यकता पड़ने पर रेड नोटिस को सार्वजनिक रूप से भी प्रकाशित किया जाता है, विशेष रूप से ऐसे मामलों में जहां किसी व्यक्ति का पता लगाने के लिए जनता के मदद की आवश्यकता हो या फिर ये व्यक्ति सार्वजनिक सुरक्षा के लिए खतरा पैदा करे। आपको यह भी ध्यान रखना है कि इस सूची में सबसे लोकप्रिय भारतीयों में मेहुल चोकसी और नीरव मोदी का नाम शामिल है। अब हम बात कर लेते हैं पेज नंबर 8 में दी गई एक अन्य आलेख की, जिसका संबंध जीएस पेपर 2 में पॉलिटी से है। इसमें हम बात करेंगे केरल के राज्यपाल की टिप्पणी के संदर्भ पर। हाल ही में केरल के राज्यपाल के द्वारा यह दावा किया गया कि वे गलती करने वाले मंत्रियों को बर्खास्त कर सकते हैं। हालांकि संवैधानिक विशेषज्ञों के अनुसार राज्यपाल को यह शक्ति नहीं है और मंत्रियों की नियुक्ति बर्खास्तगी से संबंधित मामलों में राज्यपाल मुख्यमंत्री की सलाह से बंधे होते हैं। इस संदर्भ में संविधान के अनुच्छेद 164 में ये कहा गया है कि मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा की जाएगी और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा मुख्यमंत्री की सलाह से ही की जाएगी। हालांकि इस अनुच्छेद में यह भी कहा गया है कि सभी मंत्री राज्यपाल की मेहरबानी पर पद धारण करेंगे। हालांकि विभिन्न राज्यपालों के द्वारा मुख्यमंत्रियों को बर्खास्त करने के कई उदाहरण मौजूद हैं, लेकिन वे सभी मामले उन स्थितियों से जुड़े हैं जिनमें मौजूदा मंत्रिपरिषद का विधायी बहुमत संदेह में था। किंतु अब न्यायिक रूप से निर्धारित हो गया है कि बहुमत का फैसला सिर्फ विधायिका के पटल पर विश्वास मत के जरिए ही हो सकता है। इस प्रकार से अनुच्छेद 164 में दर्ज किसी भी बात का यह मतलब कतई नहीं है कि राज्यपाल स्वतंत्र रूप से किसी मंत्री को बर्खास्त कर सकते हैं। इस प्रकार से जो 164 में मेहरबानी के सिद्धांत की बात की गई है वह केवल संवैधानिक अर्थ के संबंध में है और राज्यपाल के द्वारा केवल और केवल मुख्यमंत्री की सलाह से इस संदर्भ में कार्य किया जाता है। इस प्रकार से कहा जा सकता है कि राज्यपाल स्वतंत्र रूप से किसी मंत्री को बर्खास्त नहीं कर सकते। आपको यह भी ध्यान रखना है कि केरल में केरल की सरकार और वहां के गवर्नर के मध्य केरल विश्वविद्यालय कानून संशोधन विधेयक 2022 को लेकर विवाद देखा जा रहा है। इस विधेयक के माध्यम से राज्य विश्वविद्यालयों के चांसलर, जो कि राज्यपाल होते हैं, उनकी शक्तियों को कम करने का प्रयास किया गया है। राज्यपाल के द्वारा इसी की प्रतिक्रिया स्वरूप इस बात को कहा गया कि वे मंत्री को हटा सकते हैं। हालांकि हमें इसके संदर्भ में एम पुंछी आयोग की सिफारिशों को ध्यान में रखना होगा, जिन्होंने ये सिफारिश की थी कि राज्यपाल पर
चांसलर यानी कुलाधिपति की भूमिका का बोझ नहीं डाला जाना चाहिए। विशेषज्ञों के अनुसार अब इस सिद्धांत को लागू करने का समय आ गया है। हमें यह भी ध्यान रखना होगा कि हाल के समय में यह देखा जा रहा है कि किस प्रकार से राज्यपालों के मन में संविधान के तहत अपनी भूमिकाओं को लेकर एक प्रकार की अतिरंजित धारणा देखी गई है। उनसे संविधान की रक्षा करने की अपेक्षा की जाती है और ये माना जाता है कि वे अपनी शक्तियों का प्रयोग संविधान के द्वारा निर्धारित सीमाओं के तहत ही करेंगे। इसका मतलब ये नहीं है कि वे विवेकाधीन शक्तियों का प्रयोग नहीं कर सकते, किंतु उन्हें अपनी शक्तियों का प्रयोग इसी प्रकार से करना चाहिए कि वे समानांतर सत्ता का केंद्र ना बने और साथ ही संविधान की सीमा में रहते हुए मुख्यमंत्री मंत्रिपरिषद की सलाह के अनुसार कार्य करें। इसी से एक बेहतर संघीय शासन की व्यवस्था स्थापना की जा सकती है। अब हम बात कर लेते हैं पेज नंबर 14 में दी गई एक अन्य आलेख की, जिसका संबंध जीएस पेपर 3 में अर्थव्यवस्था और पर्यावरण दोनों से ही देखा जा सकता है। इसमें हम बात करने जा रहे हैं अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन की सोलर फैसिलिटी पर। सौर ऊर्जा परियोजनाओं में निवेश को बढ़ावा देने के लिए अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन ने हाल ही में अपनी बैठक में एक प्रकार की सोलर फैसिलिटी यानी सौर सुविधा को मंजूरी दी, जिसके अंतर्गत सौर परियोजनाओं में भुगतान गारंटी तंत्र को स्थापित करने का प्रयास किया गया है। इसमें सौर भुगतान गारंटी कोष और सौर बीमा कोष की स्थापना की जाएगी, ताकि अफ्रीका जैसे महाद्वीपों में जहां पर सोलर परियोजनाओं के लिए ज़्यादा निवेश नहीं हुआ है, वहां पर किए जाने वाले निवेशों में निवेशकों को भुगतान की गारंटी दी जा सके। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन के द्वारा इस मामले में कहा गया है कि वह सोलर फैसिलिटी के माध्यम से दुनिया भर में विभिन्न निवेशकों से निवेश को आकर्षित करेगी, ताकि अफ्रीका में निवेश की भुगतान गारंटी बीमा प्रीमियम को सुनिश्चित किया जा सके और इसके माध्यम से अफ्रीका में सोलर परियोजनाओं को बढ़ावा दिया जा सके। इस संदर्भ में अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का यह लक्ष्य है कि 2030 तक सौर ऊर्जा में 1 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर यानी 80 लाख करोड़ रुपए के निवेश को अनलॉक किया जा सके, जिससे आगे चलकर प्रौद्योगिकी की लागत वित्त पोषण को और बेहतर किया जा सके। अब हम बात कर लेते हैं मुख्य परीक्षा अभ्यास प्रश्न की। पहला प्रश्न है, यहाँ तक कि जब भारत की युद्ध जीत में राष्ट्र हर्षित होता है तो युद्ध के इतिहास में एक अंधेरे अवधि के पीछे की सच्चाई को भी जानने की जरूरत है। 1962 के भारत चीन युद्ध की पृष्ठभूमि में व्याख्या करें। 250 शब्द, 15 अंक। दूसरा प्रश्न है, गाम्बिया में भारत निर्मित कप सिरप से होने वाले बच्चों की दुखद मृत्यु की घटना की पृष्ठभूमि में भारत में दवा विनियमन को स्पष्ट करें। 250 शब्द, 15 अंक। पहले उत्तर की भूमिका में आप भारत चीन युद्ध का सामान्य परिचय देंगे और इसके मुख्य भाग में आप भारत की युद्ध जीतों का उदाहरण देंगे। भारत चीन युद्ध में भारत की असफलता को बताएंगे, असफलता से सीखे जाने वाले सबकों को स्पष्ट करेंगे और इसके संदर्भ में कुछ उपयोगी सुझाव भी देंगे। अंत में आप एक उपयुक्त सकारात्मक निष्कर्ष प्रस्तुत करेंगे और इस रूप में आपका उत्तर पूर्ण होगा। अगले प्रश्न की भूमिका में आप गाम्बिया का सामान्य परिचय देंगे और इसके मुख्य भाग में आप गाम्बिया में भारत निर्मित कप सिरप से होने वाली मृत्यु की घटना को स्पष्ट करेंगे। इस संदर्भ में WHO भारत की भूमिका की व्याख्या करेंगे और भारत में दवा विनियमन को भी व्याख्यायित करेंगे। अंत में आप एक सकारात्मक निष्कर्ष प्रस्तुत करेंगे और इस रूप में आपका उत्तर पूर्ण होगा। बायजूस एग्जाम प्रेप IAS के आज के अंक में फिलहाल इतना ही। धन्यवाद।